हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 2009 में पूछा गया है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है, इसका चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 2 टेस्ला और ये वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब जे कैप की तरफ। और पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगती है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। और लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई Q V क्रॉस P। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं। चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻6। वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 2 टेस्ला। 2j कैप लिखूंगा मैं इसको क्योंकि वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं V और B की। तो I क्रॉस J हो जाएगा K -2 × 10⁻⁻6। 2i कैप और 2j कैप की मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 4k कैप, 3j कैप और 2j कैप। j कैप और j कैप की जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और इंटू 10⁻6, 10⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गए तो आ गया हमारा -8k कैप। k कैप का मतलब z डायरेक्शन और नेगेटिव है मतलब -z डायरेक्शन। हम कह सकते हैं कि 8 न्यूटन की फोर्स लगेगी इन नेगेटिव z डायरेक्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में पूछा गया। इसमें हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 60 ओम। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है हमें जब इसमें 1 एम्पियर का करंट पास किया जाता है। और इसको हमें कन्वर्ट करना है 5 एम्पियर की रेंज के एमीटर में। तो क्या किया जाए। तो पहले तो बच्चों ये ध्यान रखा करो कि जब एमीटर बनाना होता है तो हम शंट लगाते हैं। शंट मतलब स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, तो देखते हैं भाई। लिख भी देता हूं, पहले ही बता चुका हूं फिर बता देता हूं। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into an ammeter, connect a small value resistance in parallel। इसको हम शंट कहते हैं। और शंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IG अपॉन I माइनस IG। यहाँ पे IG जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 60। I जो है वो करंट है जिस रेंज में हमें कन्वर्ट करना है, 5 एम्पियर की रेंज का एमीटर बनाना है। तो I की वैल्यू होगी 5 एम्पियर, IG की 1, तो ये हो गया 60/4। और 60/4 मतलब 15 ओम। तो 15 ओम का रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाना होगा, शंट की फॉर्म में लगाना होगा। शंट हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो 15 ओम जो है वो दो ऑप्शन में है, ए और सी दोनों में। लेकिन पहले ऑप्शन में सीरीज कहा गया है, हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा एमीटर बनाना हो तो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं और वो भी पैरेलल में लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। A particle having a mass of 10⁻⁻2 kg carries a charge of इतना। पार्टिकल को इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, पार्टिकल का मास दे दिया हमें
चार्ज दे दिया हमें, वेलोसिटी दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, अच्छा पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने का मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स लगेगी वो जीरो हो जानी चाहिए। अब ऐसा तभी हो सकता है कि जब B और E या तो सेम डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, या दोनों परपेंडिकुलर हो। ऑप्शंस देखते हैं। बोथ B and E should be along the direction of velocity, और थर्ड ऑप्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी तरफ लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड B and E should be along the direction of velocity। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इस तरफ होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QB क्रॉस B, और जब B और B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये हो जाएगा QBB साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो फोर्स लगेगी जीरो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगी। तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था उसी में ट्रेवल करता रहेगा। और जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों की वजह से डेवलप होने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। जब E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी। कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की खास बात होती है कि परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। जब ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी तो ये तीसरे डायरेक्शन में, तीसरे कोऑर्डिनेट की तरफ चली जाएगी। और अगर ये तीसरे कोऑर्डिनेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो प्रैक्टिकली दो ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम कर रहे हों या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों और वेलोसिटी के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हों, तभी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें एक सोलेनॉइड दिया है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं हमें 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, करंट दे दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। एंगल भी दे दिया गया, टॉर्क पूछ रहे हैं। तो टॉर्क का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, NIAB साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 2000, करंट जो है वो 2 एम्पियर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 into 10⁻⁻4, मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10⁻⁻2 into sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, ये भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें दो आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट है, दोनों का रेडियस r है। एक xy प्लेन में है और दूसरा xz प्लेन में है। करंट है I, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अच्छा पहले तो हम ये समझ लेते हैं सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कुलर लूप B होता है हाफ μ0I/2r। अच्छा ये हो गया हमारा
या फिर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ओवर 4r। अच्छा, तो पहली कॉइल की वजह से अगर B1 है तो B1 की वैल्यू B होगी, और दूसरी कॉइल की वजह से अगर B2 है तो B2 की वैल्यू भी B होगी, क्योंकि करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, करंट और रेडियस सेम है। जो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे और एक रेडियस पे। करंट भी दोनों के लिए सेम है और रेडियस भी दोनों के लिए सेम है, तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अच्छा, पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B, दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B। अब क्योंकि दोनों कॉइल आपस में परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए, एक एक्स वाई प्लेन में है, दूसरी एक्स जेड प्लेन में है, दोनों कॉइल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो रिजल्टेंट हम निकालते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और फिर अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट, ये हो गया रूट 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4r, यानी कि म्यू नॉट आई ओवर 2 रूट 2 r, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2010 का क्वेश्चन, स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया गया, एक आर्म पे फोर्स अगर F है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, F, तो रिमेनिंग 3 आर्म्स पे कितनी होगी? भाई सर्कुलर लूप पे नेट फोर्स हमेशा 0 होती है, तो ऑब्वियस है जितनी एक आर्म पे होगी उतनी ही फोर्स बाकी तीनों आर्म्स पे भी होगी। एक आर्म पे F है तो बाकी तीनों आर्म पे माइनस F होगी। माइनस यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, माइनस F का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन AIPMT 2010 का, गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है 100 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है 30 मिली एम्पियर, इसको 30 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा? तो एक बार फिर बता दूं, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, a high value resistance is connected in series, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है, जिसका की फॉर्मूला होता है V अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो सॉल्व कर लेते हैं, वोल्टमीटर की रेंज 30 दी हुई है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 30 मिली एम्पियर मतलब 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100, तो ये हो गया हमारा 1000 माइनस 100, यानी के 900 ओम। तो हमें 900 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक स्क्वायर लूप दिया गया है, जरा इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके नजदीक ही एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है I1 और इसमें है I। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है D, तो लूप पे कैसी फोर्स लगेगी? फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगा, है ना, फोर्स लगेगी तो अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। भैया टॉर्क तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर की वजह से आएगा, या तो इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा।
तो कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, है ना भाई। नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो और मैग्नेटिक फील्ड वो, इन दोनों के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0। तो ऑब्वियस है टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा, या एंगल 0 है या 180 है इसलिए टॉर्क 0 है, तो टॉर्क तो लगेगा नहीं। अब बात होगी फोर्स की। तो फोर्स की बात करें भाई, तो ये जो वायर है, नामकरण कर देता हूं मैं इसका A B C और D। तो जो AB वाला वायर है, लूप की जो आर्म है AB, वो नजदीक है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के पास रखी हुई है, और जो CD वाला आर्म है ये थोड़ा दूर है। अब ध्यान से देखें, CD में करंट, जो CD में है करंट इन आर्म CD इज एंटी पैरेलल टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। समझिए बात को। तो CD वाली आर्म पे जो फोर्स लगेगी वो होगी रिपल्सिव। अच्छा जी, ऐसे ही AB वाला जो है वो, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट इन आर्म AB is parallel to long conducting wire। तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी एट्रैक्टिव। अच्छा जी, अब AB क्योंकि नजदीक है, as AB is closer to wire, तो AB पे लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी CD पे लगने वाली फोर्स से, है ना। तो AB पे फोर्स जो लग रही है उसका नेचर है एट्रैक्टिव, इसलिए नेट फोर्स का नेचर होगा एट्रैक्टिव, है ना। तो आंसर होगा A। फिर समझ लीजिए, टॉर्क तो लगेगा नहीं, क्योंकि टॉर्क के लिए एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए था, बाकी कुछ भी हो सकता था। यहाँ जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसलिए एंगल या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू 0, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। रही बात फोर्स की, तो फोर्स लगेगा। अब करंट, जब दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स एट्रैक्टिव होती है, और करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स रिपल्सिव होती है। AB में जो फोर्स है वो लगेगी एट्रैक्टिव नेचर की, और CD पे जो फोर्स है वो लगेगी रिपल्सिव नेचर की, है ना। अब फोर्स दोनों पे अपोजिट नेचर की लग रही है, लेकिन क्योंकि AB ज्यादा नजदीक है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के, इसलिए उसका नेचर डोमिनेट करेगा, तो नेट फोर्स का नेचर होगा एट्रैक्टिव। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये AIPMT में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, 2010 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन में एक चार्ज है Q, चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है Q, सॉरी चार्ज पार्टिकल नहीं, चार्ज रिंग पे स्प्रेड किया गया है, रिंग का रेडियस है कैपिटल R, और रिंग रोटेट कर रही है F फ्रीक्वेंसी से। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछा, सेंटर पे कितना डेवलप हुआ। तो एक तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि कंफ्यूजिंग कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में, वो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया, या फिर आपसे कहा जाता है किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर आपसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये तीनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो मतलब हमसे मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा, सेंटर पे कितना डेवलप होगा। तो हम जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल जब घूमता है सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, या रिंग घूम रही है
है ना। तो उस केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई ओवर 2r। अच्छा, अब भैया इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो आई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं q बाय टी से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 2r q बाय टी इंटू एन, और ये जो n बाय टी है इसको फ्रीक्वेंसी f कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2r, म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2r। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है बी। ये क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, इसमें एक शंट लगा दिया गया, इसकी वैल्यू है S। अब ये कह रहे हैं कि सर्किट में मेन करंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस कितना होगा, आप सिचुएशन समझिए। भाई शंट जो लगाया जाता है, मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका, शंट एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस होता है जिसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो जाता है कम। अब रेजिस्टेंस हो गया कम तो करंट बढ़ जाएगा। ये कह रहे हैं करंट बढ़ना नहीं चाहिए, जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। अब करंट उतना ही रखना जितना पहले था, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही रखना पड़ेगा जितना पहले था। डायग्रामेटिकली अगर समझें तो देखो जरा कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस है Rg। अब इसके साथ लगा दिया शंट, शंट की वैल्यू है S। तो शंट लगाने से कुछ रेजिस्टेंस हो गया कम, जिसकी वजह से करंट कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमें ज्यादा नहीं होने देना, पहले जितना ही रखना है। तो भैया करंट ना बदले इसके लिए रेजिस्टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो जितना रेजिस्टेंस कम हुआ है, अगर मैं उतना ही रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा दूं तो बात जहां थी वहीं आ जाएगी। अब ये आर कितना लगाएं ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये समझते हैं जरा। तो करंट, फॉर द करंट टू रिमेन अनअफेक्टेड और अनचेंज्ड, रेजिस्टेंस शुड आल्सो रिमेन सेम, रेजिस्टेंस भी सेम रहना चाहिए, पहले जितना रहना चाहिए। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया कितना, ये जो है इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल जी दिया हुआ है। तो उसको देखें जरा, इसका रेजिस्टेंस, ये जो पार्ट है इतना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा कितना, एस जी अपॉन एस प्लस जी, और साथ में है आर सीरीज में। अब करंट हमें बदलने नहीं देना, तो करंट ना बदले इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, मतलब आर इक्विवेलेंट जो है ना, वो पहले जितना ही रहना चाहिए। पहले रेजिस्टेंस कितना था, जी, तो अब भी कितना रहना चाहिए, जी। और अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आर इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा एस जी अपॉन एस प्लस जी प्लस आर। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जी माइनस एस जी अपॉन एस प्लस जी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस एस जी अपॉन एस प्लस जी, एस जी से एस जी कट गया, ये बचा जी स्क्वायर अपॉन एस प्लस जी। दिस इज द आंसर, एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस जी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक ऑप्शन मुझसे मिस हो गई, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, वो ऑप्शन आंसर भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, नन ऑफ द अबव। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रॉन भेज दिया, उसमें वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वेलोसिटी उसकी फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा, है ना, देख लेते हैं भाई। एक इलेक्ट्रॉन
ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड है सेम डायरेक्शन में। इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, प्रोजेक्टेड इन सर्टेन रीजन। वेलोसिटी उसकी, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो भैया एक बात तो ये समझ लो, वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये हो जाता है 0 डिग्री। तो फोर्स भी हो जाती है 0, क्योंकि फोर्स होती है QVB साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स हो गई 0। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू QE या माइनस E इंटू E। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स जो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि इस तरफ लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब ये रिटार्डेशन डेवलप करेगी। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड को कम कर देगी, यानी कि स्पीड विल डिक्रीज। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, AIPMT 2011 में कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। कह रहे हैं क्लोज लूप रखा हुआ है, BC आर्म पे फोर्स F है, AC आर्म पे कितनी हो जाएगी। भैया पहले ही बता चुका हूं, लूप पे नेट फोर्स होती है 0, ठीक है, लूप पे नेट फोर्स होती है 0, तो जितनी एक पे लगेगी उतनी बाकी सब पे लगेगी। अब इसमें कह रहे हैं BC पे लग रही है फोर्स F, इस पे लग रही है F, इन दोनों पे लगेगी माइनस F। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात, ठीक है, AB पे तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, AB पे तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, वही एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी फोर्स लगेगी वो AC पे लगेगी और वो हो जाएगी माइनस F। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया। एक प्रोटॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस है कैपिटल R, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अल्फा पार्टिकल छोड़ दिया गया, वो भी सेम रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेम फील्ड में घूम रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसको करने के लिए बच्चों में पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² तो बचपन से जानते हो आप, लेकिन यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है b²q²r²/2m। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है और रेडियस भी सेम है दोनों के लिए। एक है प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं, तो बी हो गया सेम। और दोनों सेम रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो आर भी हो गया सेम। तो काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी चार्ज पे और मास पे, q²/2m पे। अच्छा, अब आगे की बात देखें जरा, q²/2m पे डिपेंड कर गई है ना, तो देखते हैं जरा, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें इसको। हमें प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी दी गई है, अल्फा पार्टिकल की चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये तो स्क्वायर में है, और इधर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा। अब अल्फा पे चार्ज कितना होता है सब जानते हैं, अल्फा पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 2He4 ही तो होता है, ये तो होता है अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज तो हो गया डबल और मास हो गया 4 टाइम्स, चार्ज हो गया डबल और मास हो गया 4 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये हो गया 2q और ये हो गया m, तो ये हो गया 4m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 4 × 1/4, ये तो आ गया 1। भैया तो कहने की बात की है कि जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की होगी वही काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की होगी, और वही वैल्यू है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, साइक्लोट्रॉन की डीज पे अप्लाई कर दिया गया है इसको, है ना। एक प्रोटॉन का मास m है, उसको एक्सीलरेट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है। अच्छा, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें, मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। चलिए कर लेते हैं भाई इसको। तो एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, BQ/2πm। तो B की वैल्यू मेरे ख्याल से हो जाएगी यहाँ पे 2πm/q। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ चार्ज को E से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πm/e। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई, एक तो अभी बताया था, B²Q²R²/2m। एक और होता है, ये होता है 2m π²/ν²R²। अच्छा, ये कैसे आया ये भी बता दूंगा मैं अभी आपको। पहले ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिख रही है मेरे को सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे देखना चाहते हैं कैसे आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो देख सकते हैं भाई। टाइम पीरियड होता है 2πr/b, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ही तो होता है ये टाइम पीरियड। तो v का फॉर्मूला बन गया हमारा 2πr/ν। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv², यानी कि हाफ m 2πr/ν का स्क्वायर। तो सॉल्व होके बन गया भाई हाफ इंटू m इंटू 4π²r²/ν²। 2 से 4 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2m π²r²/ν²। तो एक ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो B²Q²R²/2m, और दूसरा अभी मैंने बताया 2m π²r²/ν²। ये हो गया जी हमारा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिली वोल्ट मीटर है हमारे पास एक, है ना। 25 मिली वोल्ट इसकी रेंज है। इसको 25 एम्पियर रेंज का एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एमीटर बनाने के लिए शंट लगाते हैं। इसी वीडियो में 2 बार बता चुका फॉर्मूला, IG/I-, अच्छा, अब IG/RG को बच्चों VG भी लिख सकते हैं, V = IR ओम्स लॉ से। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, VG मतलब वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये फॉर्मूला बन गया I-IG। अब वोल्टेज जो दी गई है गैल्वेनोमीटर की, वो दी गई है 25 मिली वोल्ट, यानी कि 25 × 10⁻³ अब कितने में कन्वर्ट करना है हमें इसको, 25 एम्पियर की रेंज का बनाना है। ठीक है, 25 एम्पियर माइनस IG नेग्लिजिबल है तो नेग्लेक्ट कर दो भाई, दिया नहीं, नेग्लिजिबल ही मानेंगे। तो ये हो गया हमारा 25 × 10⁻³ यानी कि 10⁻³ ओम, यानी कि हम कह सकते हैं 0.001 ओम। 0.001 ओम मतलब कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे भाइयों। अगर मेरे समझाने से कुछ फायदा हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आगे मिलेंगे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में। धन्यवाद।